हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत तुगलक वंश को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट है तुगलक वंश, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है बीए सेमेस्टर 2। ठीक, तुगलक वंश जो कि हमारा दिल्ली सल्तनत का थर्ड राजवंश है। पहला हमने गुलाम वंश, दूसरा हमने खिलजी वंश पढ़ लिया है। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश जो कि शुरू हुआ था 1320 से और एंड हुआ था 1414 ईस्वी में। कौन थे फाउंडर तुगलक वंश के, यानी कि संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना करी। इनका समय है 1320 से 1325 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक को बेटा अपनी एक बैलेंस्ड पॉलिसी के लिए जाना जाता है। बैलेंस्ड पॉलिसी यानी कि संतुलित नीति का इसने पालन किया, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर और ना ही बहुत ज़्यादा उदार। ठीक है, कैसा? neither too strict nor too lenient। ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा कट्टर या कठोर था और बहुत ज़्यादा उदार भी नहीं था। ठीक है, इसके द्वारा जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण जो काम कुछ करवाए गए थे वो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जैसे कि नहरों का निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तुगलक वंश का कौन सा सुल्तान है जिसने बड़ी मात्रा में नहरों का निर्माण करवाया? ठीक है, अगला जो है, चूँकि इनका समय काल भी बहुत कम रहा है, केवल 5 साल। अगला जो शासक है जो कि तुगलक वंश का मुख्य आकर्षण है वो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। तुगलक वंश के बाद अगला जो शासक बनेगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसने शासन किया था या दिल्ली का सुल्तान रहा था 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, ये पूरे केवल तुगलक वंश में ही नहीं, ये पूरे दिल्ली सल्तनत का हाईली एजुकेटेड सुल्तान था, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो था वो यही सुल्तान था। ये फ्लुएंट था किसमें? अरबी में, पर्शियन में एंड ग्रीक में, यानी कि इसको अरबी भाषा, अरेबिक और पर्शियन एंड ग्रीक 3 भाषाएं आती थी, है ना। लेकिन इसको इससे ज़्यादा जाना जाता है इसके फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी कि असफल प्रयोगों के लिए। ने अपने शासनकाल के दौरान अपने सल्तनत में बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए। हालांकि वो अपनी विद्वता के कारण ज्ञानी था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, तो वो बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन उसकी जनता, उसके अधिकारी, उलेमा वर्ग इन सभी एक्सपेरिमेंट को समझ ही नहीं पाए और सारी योजनाएं जो हैं वो फेल हो गई। अब हम बहुत शॉर्ट में इनकी जो योजनाएं हैं वो देख लेंगे कौन कौन सी। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली योजना जो थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। यानी कि राजधानी का परिवर्तन। राजधानी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पड़ा, दिल्ली थी, दिल्ली से बदल के ले गए दौलताबाद। देवगिरी का नाम, देवगिरी ले गए थे, देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। ठीक है, महाराष्ट्र में देवगिरी। तो राजधानी का परिवर्तन कर दिया। क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा, उद्देश्य क्या था इसके पीछे?
ये था कि जो डेक्कन का पार्ट है, यानी कि जो दक्षिण भारत का पार्ट है, उस पे कंट्रोल के लिए, उस पे कंट्रोल करने के लिए, दक्षिण भारत पर अच्छे से नियंत्रण बना रहे, इसलिए राजधानी परिवर्तन करी। हालांकि दिल्ली में भी सेना बनी रही, लेकिन चूंकि जब राजधानी परिवर्तित होती है तो दौलताबाद में पूरा प्रशासनिक अमला जाएगा बेटा, पूरा प्रशासनिक अमला गया, जिससे क्या हुआ, बड़ी मात्रा में माइग्रेशन हुआ। वो सारे लोग जो नहीं जाना चाहते थे उन सबको जो है वो वहाँ पे जाना पड़ा, दौलताबाद यानी कि दक्षिण भारत जाना पड़ा। इस योजना से खासकर उलेमा वर्ग बहुत असंतुष्ट हुआ, और भी बहुत सारे लोग जो दक्षिण की तरफ नहीं जाना चाहते थे। और फाइनली क्या हुआ, इन सारे असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने के लिए और फिर धीरे धीरे इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो उलेमा वर्ग था उसको दिल्ली वापस जाने के लिए क्या कर दिया, आदेशित कर दिया। क्योंकि ये दिल्ली की शान शौकत जो है उलेमा वर्ग यानी कि जो मुस्लिम, एक तरीके से कहें, अगर हम हिंदुओं के संदर्भ में समझे तो एक जैसे हमारे पुजारी होते हैं, तो ऐसे ही मुस्लिमों में ये उलेमा होते हैं। ठीक है, तो धर्म के एक तरीके से धर्म का ठेका इन्हीं के जिम्मे है, जैसे है ना। तो उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ये जो दिल्ली है उसको वापस जाने के लिए उनको कह दिया गया। ठीक है, तो ये योजना भी इसकी सफल नहीं हो पाई। दूसरी चीज, अब इसने क्या किया, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी, यानी कि सांकेतिक मुद्रा। ये है राजधानी परिवर्तन, ये योजनाएं पूछी जाती हैं बेटा। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा, इसमें क्या किया गया बेटा, उस समय दरअसल विश्व स्तर पर चांदी की बहुत कमी हो गई थी, और भारत में भी चांदी जो है वो कम खदानों से नहीं आ पा रही थी, और बाहर से हम आयात भी नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या, सुल्तान ने कुछ समय के लिए चांदी का जो सिक्का था वो लेन देन के लिए प्रचलित था। तो चांदी जब धातु के रूप में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो सुल्तान ने सोचा क्यों ना कुछ समय के लिए तांबे, ठीक है, और दूसरा कांसा, ठीक है, या कांस्य धातु, है ना, कांस्य धातु के जो क्वाइन है वो चलाने शुरू कर दिए। लेकिन था क्या, ये जो सिक्के चलाए गए थे इनकी वैल्यू जो थी, तांबे और कांसे के सिक्कों की वैल्यू बराबर थी सिल्वर के सिक्कों के, यानी कि चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर ही ये सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन जनता इस योजना को समझ ही नहीं पाई, इसके अधिकारी इस योजना को समझा ही नहीं पाए। लोगों ने फोर्जरी करना शुरू कर दी, उनके घर में जितने भी बर्तन वगैरह हुआ करते थे उनको गलाकर वो लोग घर में ही तांबे के सिक्के बनाने लगे। क्या हुआ होता था पहले, ये था कि सिक्के बनाना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही सीधे, बहुत डिजाइनर सिक्के बनते नहीं थे, बहुत कैसे सिंपल सिक्के बनते थे, उसमें बहुत ज़्यादा डिजाइन होती नहीं थी। टकसालें तो थी सरकारी, इसके अलावा जो ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, ज्वेलर्स की दुकानें, तो उसमें क्या होता था, वहाँ पर भी सिक्के ढाल दिए जाते थे। लोगों ने क्या किया कि कांसे और तांबे की जो धातुएं हैं उनको पिघला कर सिक्के बनाने शुरू कर दिए। जो करेंसी सिस्टम था इसका पूरा ध्वस्त हो गया। ठीक है, तो ये योजना भी क्या हुई, सब असफल हो गई। तीसरा जो है, क्या किया इसने, खुरासान अभियान, ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्र में ये क्षेत्र है खुरासान। ठीक है, तो खुरासान का अभियान, अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से खुरासान अभियान किया। इसके लिए इसने एक संधि करी, किससे, संधि में किसने किसने भाग लिया, तर्माशिरीन, ये एक शासक था ट्रांसक्सियाना का, और मिस्र का शासक, और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसे हम यहाँ पे MBT लिख रहे हैं। तो ये 3 लोगों ने मिलकर एक अलायंस बनाया कि हम क्या करेंगे, हम खुरासान पर अभियान करेंगे और इसको जीतेंगे। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि ट्रांसक्सियाना में जहाँ का ये शासक था वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, और ये वहाँ से शासक के रूप में हटा दिया गया, ये अलायंस टूट गया, ये अभियान हो नहीं पाया। और जानते हैं इस अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इसने लगभग 3,70,000 की जो सेना है वो पहले से ही भर्ती कर ली थी, बड़ी सेना निर्मित कर ली थी, और इनको अग्रिम वेतन भी दे दिया था, यानी कि एडवांस सैलरी दे दी गई थी।
ठीक है, इनको अग्रिम वेतन दे दिए गए थे। अब ये अभियान तो कैंसिल हो गया, हो नहीं पाया। अब ये सेना जाए कहाँ? तो ये वाली खुरासान अभियान की योजना ये भी असफल। अब ये जो सेना है, ये जो सैनिक है, ये कहाँ जाए? ये इनको वेतन दिया जा चुका है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा इन सैनिकों को असंतुष्ट होने से बचाने के लिए कराचिल अभियान। कराचिल हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, भारत के उत्तर भाग में है ना। हिमालय भारत के उत्तर में है, तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में वहाँ पे भेजा, इन सैनिकों को भेज दिया। पर्वतीय क्षेत्र का अभियान, चूँकि भारत की उत्तरी सीमा थी, तो उसकी सुरक्षा के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के विचार में ये रहा है कि उत्तरी क्षेत्र है, जो इस साम्राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा के लिए खुरासान अभियान से जो सैनिक आए थे, जो तैयार किए गए थे, उनको कराचिल भेज दिया। चूँकि पर्वतीय दुर्गम इलाका था, सैनिकों को इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, पहाड़ी इलाकों पे चढ़ने की, ऊपर से बर्फबारी और बारिश के चलते ये अभियान भी हो नहीं पाया। सैनिक वापस लौट आए, क्योंकि बर्फबारी थी, वर्षा, बीमारी, बर्फबारी, इन सभी कारणों से क्या हुआ बेटा, ये अभियान भी नहीं हो पाया। अब ये जो सैनिक थे ये और भी ज़्यादा असंतुष्ट हो गए। ठीक है, अगला जो इसका अभियान था, जो इसकी अगली योजना है। अब देखिए, इतनी सारी योजनाओं के बाद जो राजस्व है, जो खजाना है, वो खाली हो रहा था। ठीक है, तो इसने क्या किया, दोआब में कर वृद्धि करी। टैक्सेशन, कहाँ पर टैक्सेशन बढ़ा दिया? दोआब में। दोआब एक क्या है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, जिसे हम कहते हैं गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, तो बड़ा उपजाऊ होता है। तो वहाँ पे क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए। लेकिन क्या किया जाए, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। जब कर वृद्धि करी गई, हालांकि केवल 1/10 से 1/20 ही बढ़ोतरी करी गई थी उपज का, लेकिन इसी समय पड़ गया अकाल, फेमाइन। जब अकाल पड़ गया, उपज हुई नहीं, लोग देने में सक्षम रहे नहीं, अधिकारियों ने जो है वो ज़बरदस्ती तरीके से टैक्स जो है वो वसूलने लगे, जनता घबरा गई, जमींदारों ने विद्रोह कर दिए, और इस तरीके से फिर सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने ये योजना भी वापस ले ली, और किसानों ने तो खेती करना भी छोड़ दी थी, अपनी उपज को आग लगा दी। ठीक है, ऐसा इतिहास में पहले कभी देखा नहीं है, कभी नहीं देखा गया कि किसानों ने इस तरीके का किया हो। फिर सुल्तान ने किसानों को खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए ऋण बांटे, जिसे हम कहते हैं तकावी ऋण। ये किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए थे, और एक उसकी डिपार्टमेंट की स्थापना करी, जिसे कहा गया दीवान कोही। ये कृषि विभाग था। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ये योजना भी क्या हुई, असफल साबित हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक बेटा 1325 में शासक बना था, 1335 तक तो वो ये योजनाएं ही चलाता रहा, और 1335 आते आते क्या हुआ, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। फिर उसके लगातार विद्रोहों के चलते 1351 में उसके शासन का अंत होता है। ठीक है, और अगला शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब इसके सामने क्या समस्या है, जो कि रहेगा आपका 1351 से 88, 1388 ईस्वी तक। अब चूंकि फिरोज शाह तुगलक से उलेमा वर्ग भी परेशान है, अमीर वर्ग भी परेशान है, और किसान। तो इसने क्या किया, इसने नीति अपनाई तुष्टीकरण की। तुष्टीकरण यानी कि सबको संतुष्ट करने की नीति। ठीक है, और इसकी नीति को जन कल्याणकारी नीति भी कहते हैं, लेकिन ये सबको संतुष्ट ही करता रहा। फिरोज शाह तुगलक क्या किया, ये जो फिरोज शाह तुगलक था कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। ठीक है, तो इसने जितने भी इस्लामिक नियम थे वो लागू किए, है ना, और क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। जितने भी गैर इस्लामिक नियम होते थे उनको हतोत्साहित किया गया, और इस्लामिक नियमों को प्रोत्साहित किया गया। अमीरों के पद जो है वो वंशानुगत कर दिए, मतलब जिस अधिकारी के पास जो भी पोस्ट है उसका बेटा भी फिर उसी पोस्ट पे जाएगा, फिर उसका बेटा उस पोस्ट पे जाएगा। तो इसे कहते हैं पद वंशानुगत होना। ठीक है,
बहुत सारे जो टैक्स थे वो इसने हटा दिए। यहाँ लिख देते हैं, जो टैक्सेशन थी, अनेक तरीके के कर चल रहे थे दिल्ली सल्तनत में, तो उनको हटा दिया, केवल इस्लामिक कर ही रहे। ठीक है। और इसने क्या किया, दास व्यवस्था को, यानी कि दासों को बहुत संरक्षण दिया और एक विभाग बनवाया, एक डिपार्टमेंट बनवाया जिसे हम कहते हैं दीवाने बंदगान। दासों को उसने प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया, सेना में, प्रशासन में, सेना में शामिल किया। ठीक है। गरीबों के लिए पेंशन विभाग बनवाया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अनेक किए गए काम। इसने भी नहरों का निर्माण करवाया था। इसने यमुना और सतलज से नहरें निकलवाई थी सिंचाई व्यवस्था के लिए। तो बेटा ये हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा देखा। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश में कोई योग्य उत्तराधिकारी आया नहीं, और इसी समय हमारा 1398 में हो गया तैमूर का आक्रमण, तिमूर इन्वेजन, जिसने दिल्ली को बहुत ज़्यादा ध्वस्त किया। और चूंकि उत्तराधिकारी भी योग्य नहीं थे, तो इस तरीके से फिर तुगलक वंश का धीरे धीरे करके पतन होता गया, और फाइनली 1414 में तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।